राहत इंदौरी जब कहते हैं कि देखो सरहदों पर तनाव है क्या, कहीं वहां चुनाव है क्या। जब दुनिया नए विकास को पाना चाह रही है, 2047 में भारत विकसित देश बनना चाहता है, हम उसी परंपरागत 18वीं 19वीं या 20वीं सदी की लड़ाई में उलझे हुए हैं। आप रामास्वामी नायकर पेरियार की बात करें, जस्टिस पार्टी की बात करें, डीके की बात करें, डीएमके की बात करें और खासकर डीएमके, अब ये बना लिया उन्होंने एक तरह से उत्तर भारत विरोध, हिंदी विरोध, आर्य विरोध, संस्कृत विरोध, इनको अपनी राजनीति का आयाम बना लिया, अपनी पहचान का एक तरह से आधार बना लिया। हिंदी को थोपने का आरोप और वहां पे ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं कि 2000 से ज्यादा करोड़ रुपए हमारे रोक दिए गए समग्र शिक्षा योजना। पिछले कुछ दिनों में भारतीय राजनीति में पुनः एक मुद्दा गरमा सा गया है और वह है तमिलनाडु में हिंदी विरोध। वैसे आज इस चर्चा में पहले तो ये देखते हैं कि आखिर 2025 में ऐसा क्या हुआ कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एकदम मुहिम बना रखी है कि हिंदी का विरोध हो, त्रिभाषा सूत्र का विरोध हो और एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऐसा क्या है कि जिसके कारण यह विरोध 2025 में फिर से सतह पर आ गया, सड़क पर आ गया। दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि क्या ये अभी का विवाद है या इसकी जड़ें इतिहास में हैं और कब कब इसका पूरा कालक्रम इतिहास को अगर खंगाला जाए तो यह विवाद किस तरह उभरता रहा है और क्या कहीं इसका सलूशन भी है। और तीसरा कि क्या 21वीं सदी में इस तरह की जो भाषाई एक तरह से संघर्ष है उसको लेकर हम कहीं पिछड़ते तो नहीं जा रहे हैं। जब एआई या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में जब दुनिया नए विकास को पाना चाह रही है, 2047 में भारत विकसित देश बनना चाहता है, हम उसी परंपरागत 18वीं 19वीं या 20वीं सदी की लड़ाई में उलझे हुए हैं, तो क्या यह सही में हमारे लिए कहीं बेड़ियां तो नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक प्रावधान यह है कि त्रिभाषा सूत्र की तरह 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। इन 3 भाषाओं के तहत बड़ा साफ कहा गया है कि एक मातृभाषा में एजुकेशन दी जाए, एक इंग्लिश में एजुकेशन दी जाए और तीसरा बड़ा स्पष्ट कहा गया कि जो राज्य, क्षेत्र और छात्रों को पसंद हो उसी भाषा में शिक्षा दी जाए। तो अभी तक यहां हिंदी आई नहीं। 3 जैसे तमिलनाडु है तो तमिल में शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए और तीसरा जो राज्य, क्षेत्र और छात्रों को पसंद हो उस भाषा में, हो सकता है उसे कन्नड़ हो, मलयालम हो पसंद या फिर तेलुगु हो पसंद, उड़िया, गुजराती, हिंदी, जिसे भी वो ले सकता हो ले। लेकिन इसी बात को लेकर स्टालिन साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि हिंदी हम पे थोपी जा रही है और उनका कहना यह है कि इसका कारण यह है कि सैद्धांतिक रूप में, किताबी रूप में तो दिखता है कि हम कोई और भाषा पढ़ लें, लेकिन वास्तविकता यह है, व्यवहारिक तौर पर वो बातें ऐसी दिखती हैं कि हिंदी ही पढ़ाई जाए। उनका कहना है कि तीसरी भाषा, तमिल और इंग्लिश के अलावा हम तीसरी भाषा देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शिक्षक हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर हम उसे लागू करने जाए तो इसमें हिंदी ही एकमात्र ऐसा भाषा दिखता है जिसे पढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब वो कहते हैं कि उन्होंने दरवाजे तो बंद कर रखे हैं लेकिन खिड़की से वो हिंदी को एक तरह से अनिवार्य बनाने की चाहत रखते हैं। और वस्तुतः इस बार स्टालिन के विरोध के 3 आयाम दिखते हैं। पहला आयाम एक संघवाद को लेकर दिखता है, केंद्र राज्य संबंधों को लेकर दिखता है। आप सबको याद होगा 1975 से पहले शिक्षा राज्य का विषय होती थी, लेकिन 1976 में इसे कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब राज्य और केंद्र दोनों जो है इस पे अपने तरीके से नियम बना सकते हैं और दोनों अपने तरीके से शिक्षा पद्धति को लागू कर सकते हैं। दूसरा विषय यह है, इसी विषय के साथ जुड़ते हुए, कि चूंकि केंद्र ने एनईपी बनाई और बोला राज्यों को लागू करने के लिए, इसी के साथ सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगभग 2152 करोड़ रुपए, 2000 प्लस करोड़ रुपए रोक दिए गए केंद्र सरकार द्वारा, तमिलनाडु को नहीं दिए गए।
और उनका कहना है कि केंद्र सरकार इस बहाने ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, वो दबाव डालने की कोशिश कर रही है कि उसकी योजना को लागू किया जाए और एक तरह से हिंदी को वहां पर बनाया जाए, मतलब हिंदी को थोपने का आरोप, और वहां पे ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं कि 2000 से ज्यादा करोड़ रुपए हमारे रोक दिए गए समग्र शिक्षा योजना के। और तीसरी बात जो तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा रहता है, इसका एक ऐतिहासिक एक तरह से पायदान है, ऐतिहासिक क्रम है, और वो है हमेशा की तरह तमिल और हिंदुत्व की राजनीति। राहत इंदौरी जब कहते हैं कि देखो सरहदों पर तनाव है क्या, कहीं वहां चुनाव है क्या, वैसी ही हालत तमिलनाडु में दिखती है, क्योंकि सुविधाजनक विरोध राजनीति का बड़ा आसान विषय होता है, खासकर जब भावनात्मक पक्ष को टच किया जाए। और आप जानते हैं धर्म, संस्कृति, भाषा सबसे विशिष्ट है, बहुत भावनात्मक है, और इस पर बहुत बार सरकारें गिरी हैं और सरकारें बनी हैं। तो चूंकि 2025 में ही तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है, स्टालिन इस मौके को भुनाना चाहते हैं और बाकियों से आगे दिखते हैं। खासकर एआईडीएमके जयललिता जी के निधन के बाद एआईडीएमके जिस तरह से अभी हाशिए पर है, दूसरी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी वहां बहुत प्रभावी नहीं है, ऐसे में डीएमके मीलों आगे निकल जाना चाहता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे को भुनाते हुए एक तरह से दक्षिण बनाम उत्तर, आर्य बनाम द्रविड़, हिंदी बनाम तमिल की लड़ाई वो पुनः चर्चा में लाना चाहता है, जिससे वह तमिल लोगों के भावनाओं के साथ जुड़कर एक पहचान की राजनीति को बनाते हुए वो फिर से सत्ता पाए। अब अगर इस बात को देखें, अगर हम इतिहास में खंगाले कि यह विरोध कहां से शुरू होता है, तो सबसे पहले जैसे ही ईसाई मिशनरीज मद्रास प्रेसिडेंसी में आते हैं, और आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों का एक बड़ा फेवरेट फार्मूला रहा है इस देश में, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। उन्होंने ना केवल हिंदू मुसलमानों को बांटा, ना केवल उन्होंने जातियों में बांटकर उसकी कुरीतियों को, उसके ज्यादातर कुप्रभावों को दिखाकर हिंदू समाज को नष्ट करने की कोशिश की, बल्कि साथ ही साथ एक काम और किया, एक आर्य द्रविड़ विवाद खड़ा कर दिया। और यहीं पर देखेंगे एक विवाद दिखना शुरू हो जाएगा, जहां बात केवल हिंदी की नहीं, हिंदी के साथ संस्कृत और तमिल विरोध दिखाना शुरू किया। आर्यन और द्रविड़ कल्चर को, सिविलाइजेशन को अलग बताने की कोशिश की जाने लगी, और बताया गया कि यह ब्राह्मणिज्म जो हिंदूवाद से जुड़ता है, इस ब्राह्मणवाद, इस हिंदूवाद, इस संस्कृत, इस हिंदीवाद ने तमिलों का नुकसान किया है। और तमिल का अगर वास्तविक विकास देखना है, वहां के वास्तविक विकास को लोगों तक पहुंचाना है, तो वहां पर उन्हें द्रविड़ एस्पेक्ट और तमिल विकास को आधार बनाना होगा। इस तरह से ये फूट डालो और राज करो की राजनीति चलने लगी। और इसका पहला पायदान तब आता है जब आजादी का आंदोलन चलता है। आजादी के आंदोलन में यह डाउट होना ही नहीं चाहिए कि पूरे भारत में हमारे राष्ट्रीय संघर्ष की जो संपर्क भाषा थी, लिंगुआ फ्रैंका थी, उसका नाम हिंदी था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस हिंदी के प्रचार को लेकर शुरुआत की, और लगभग एक मान्यता बनने लगी, क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र, क्या कर्नाटका, क्या मद्रास और कैसे बंगाल, सब जगह पर एक स्वीकार्यता थी हिंदी को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष के समय। और महात्मा गांधी जी ने 1900, अगर हम देखें 20वीं सदी के उसमें ही जब वो भारत वापस आते हैं, उसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रसार समिति बनाई कि दक्षिण भारत में भी हिंदी का प्रसार हो। सुब्रमण्यम भारती जैसे नायक पैदा हुए, कवि भरतियार जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी बड़ा साफ कहा था कि एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकार्यता होनी चाहिए। और इस तरह से राष्ट्रीय संघर्ष के समय हिंदी अपनी पहचान, अपनी एक तरह से स्वीकार्यता को बढ़ाती चली गई। लेकिन बात आती है पहला विरोध 1937 में। 1935 के भारतीय संविधान अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव होता है प्रांतों में। चुनाव में मद्रास में कांग्रेस जीतती है, सी राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री बनते हैं। सी राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री बनने के बाद वह हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही अनिवार्य भाषा के रूप में शुरुआत होती है, तमिलनाडु, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी थी,
भारी विरोध प्रदर्शन शुरू होता है और एक नायक उभरता है जिसका नाम है ई रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। पेरियार आंदोलन, आपने आत्मसम्मान आंदोलन सुना होगा। यह सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन एक तरह से वही ऊंच नीच, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, तमिल संस्कृत हिंदी, इन सबको लाकर रचा जाने लगा, जिसमें कोई शक नहीं है कि पीछे अगर किसी का हाथ था तो अंग्रेजों का था। और यह विरोध भयानक होने लगा। इसी समय 1939 में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चूंकि बिना इन कांग्रेसी सरकारों से पूछे, प्रांतीय सरकारों से पूछे, हमारी सेना को ब्रिटेन या ब्रिटिश अपनी तरफ से लड़ने के लिए झोंक देते हैं, सारी प्रांतीय कांग्रेस सरकारें इस्तीफा दे देती हैं, यह मुद्दा रुकता है। 1940 में गवर्नर हिंदी की अनिवार्यता को वापस ले लेता है। तो मुद्दा याद रखिए, हम 2025 में कर रहे हैं, लेकिन 1937 से यह विरोध दिखने लगता है। फिर बात होती है आजादी के समय, और इसी समय जब रामास्वामी नायकर पेरियार एक जस्टिस पार्टी दोनों हिंदी विरोध, उत्तर भारत के विरोध के अभियान को अपना सबसे बड़ा एक तरह से आधार बना लेते हैं। स्थिति यह होती है कि 1944 में रामास्वामी नायकर पेरियार ही जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। और जब यह कालक्रम चलता रहता है, 1948 की बात है, 1948-49 में यहीं से एक पार्टी का उदय होता है और उसका नाम आता है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। 1944 में जस्टिस पार्टी अन्य चीजों को मिलाते हुए पहले द्रविड़ कड़गम बनती है, डीके बनती है, और द्रविड़ कड़गम अब 1948-49 आते आते द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बन जाती है, जिसमें एक और राजनेता उभरते हैं जिनका नाम है अन्नादुरई। और इन सभी चीजों में आप रामास्वामी नायकर पेरियार की बात करें, जस्टिस पार्टी की बात करें, डीके की बात करें, डीएमके की बात करें, और खासकर डीएमके ने अब यह बना लिया, उन्होंने एक तरह से उत्तर भारत विरोध, हिंदी विरोध, आर्य विरोध, संस्कृत विरोध, इनको अपनी राजनीति का आयाम बना लिया, अपनी पहचान का एक तरह से आधार बना लिया। तो जैसे ही जब ये आजादी की मुहिम शुरू होती है, ये आंदोलन डीएमके जब बन जाती है, तो उसका एक केंद्र बिंदु बन जाता है राजनीति का कि हिंदी विरोध किया करना और एक तरह से जो उत्तर भारत के पक्ष हैं उसका विरोध करना। जब संविधान सभा बनती है, और संविधान सभा ऑब्वियसली संविधान सभा की डिबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनी जानी चाहिए सबको कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर के, मुंशी जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपाल स्वामी अयंगर जैसे विद्वानों के बीच डिबेट क्या होते थे। ऐसे में भाषा को लेकर भी डिबेट हुआ, बड़ा स्पष्ट था, और पहली बार देखा गया कि संविधान सभा लगभग 2 भागों में बराबर बराबर बढ़ गई, लेकिन एक मत से हिंदी को लेकर सहमति दर्ज की गई। और लेकिन विरोध इतना बड़ा था कि अंततः मुंशी के.एम. मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर के बीच ये बड़ा फेमस समझौता हुआ, मुंशी अयंगर समझौता, और संविधान के भाग 17 को जोड़ा गया। और उसमें इस बातों को देखते हुए ये कहा गया, इस विरोध को देखते हुए कहा गया कि काम करते हैं, जब संविधान लागू हो तो उसमें कहा गया कि हिंदी आधिकारिक भाषा होगी, लेकिन 15 वर्षों तक सहयोगी के रूप में, आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वीकारा जाए, अंग्रेजी को अपनाया जाए। और इस तरह हमारा संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो इस विवाद को तमिल या फिर अन्य क्षेत्रों में जहां हिंदी को लेकर विरोध था, लेकिन खासकर दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में, तो इस विवाद को शांत करने के लिए 15 वर्षों का एक सीज फायर किया गया। लेकिन यहां संविधान में अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, इन सब में बड़ा साफ कहा गया कि हिंदी के संवर्धन के लिए केंद्र प्रयास करेगा और आधिकारिक भाषा के रूप में इसकी स्थापना का प्रयास किया जाना चाहिए। तो यहां पर आकर 50 में 1950 में इस तरह मान्यता चली और अंग्रेजी और हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाई जाने लगी। एक प्रावधान इसमें यह भी था कि केंद्र से राज्य जो भी संचार करेगा वो हिंदी में करेगा। इस तरह प्लस माइनस अप एंड डाउन के साथ हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की बात होने लगी। और याद रखिए, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन पाई। वास्तविकता यह है
आज भी हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जिन्हें हम राजभाषा कहें, जो एक तरह से आधिकारिक भाषाएं हैं जिनमें प्रशासन शासन काम करता है। उसके बाद की प्रक्रिया शुरू होती है जब राधाकृष्णन आयोग वैसे तो यूजीसी और हायर एजुकेशन के लिए गठित हुआ, लेकिन उसमें भी साइंस में प्राइमरी और एक तरह से मिडिल और हायर एजुकेशन में हिंदी के प्रमोशन की चर्चा की गई। चर्चा और आगे तब बढ़ती है जब 1959 में, अब चूंकि 15 साल पूरे होने की स्थिति से पहले राजभाषा को पूरा करना था, हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पर एक समिति बुलाई, सारे लोगों से बात की और उस समय फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जब विरोध शुरू हो गया तो फिर से एक स्टेप बैक लिया गया और पंडित नेहरू को यह आश्वासन देना पड़ा कि ठीक है, जब तक दक्षिण भारत के राज्य सहमत नहीं होते तब तक हम अंग्रेजी को साथ में आधिकारिक भाषा बनाए रखेंगे, हिंदी थोपी नहीं जाएगी। याद रखिए, इसी समय भाषाई आधार पर राज्यों को लेकर बहुत तेजी से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और 1956 में तो अंततः जब श्री रामल्लू ने आमरण अनशन से आत्महत्या कर ली तो उसके बाद आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर राज्य बना दिया गया। भाषा इस समय एक तरह से अभी अभी भारत आजाद हुआ है, पाकिस्तान अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान बन चुका है, 2 मोर्चों पे भारत बढ़ गया। इधर एक तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगाववाद की समस्या है, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, हम विकास के एकदम निचले पायदान पर है, चूंकि सारे रिसोर्स हमारे बढ़ गए, खाने के लिए गेहूं नहीं है। और ऐसे हालात में इस तरह के विरोधों के समय बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए जो ऑब्वियसली किसी तरह देश की एकता अखंडता को बचाए रखा जा सके। इसी के बाद 1963 में जब इसके लिए राजभाषा को अधिनियम बनाने की बात की जाने लगी, ऑब्वियसली फिर से वो विरोध बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। तमिलनाडु क्षेत्र में डीएमके ने इसे पूरा एक तरह से आंदोलन का घर घर पहुंचाने का मुद्दा बना लिया और इसे तमिल पहचान से जोड़ना शुरू कर दिया। ये हालात इस लेवल तक पहुंच गए कि ऐसे उसमें फिर से लाल बहादुर शास्त्री जी को सामने आना पड़ा और उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर यह आश्वासन देना पड़ा कि जैसा पंडित नेहरू जी ने कहा था, हम ऐसा ही करेंगे। अभी हम कोई हिंदी को एकमात्र भाषा बनाने नहीं जा रहे हैं, आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी साथ चलती रहेगी। आंदोलन थोड़ा शिथिल होता है। इसी के बाद लेकिन इस समय डीएमके की राजनीति पूरी तरह, अगर आप एक और बात जानते होंगे, इस राजनीति का एक घृणात्मक पक्ष भी है। ये केवल भाषाई आधार पर और तमिल पहचान नहीं, बल्कि डीएमके ने एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसका नाम था द्रविड़ नाडु। जी हां, भारत से अलग देश बनाने की मांग। वो भारत से अलग होना चाहते थे और इस मांग को लेकर भी बहुत ज्यादा एक तरह से वहां लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की गई। वो तो 1962 का भारत चीन युद्ध शुरू हुआ कि कामराज जैसे पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया और इस तरह से कई चीजों को मिलाकर एक सलूशन दिया गया और अंततः द्रविड़ नाडु की मांग छोड़नी पड़ी। क्योंकि द्रविड़ नाडु कहते तो थे द्रविड़ नाडु, लेकिन उसमें तमिलियन जो प्रभाव था वो ज्यादा था, कहीं कन्नड़ मलयालम तेलुगु पीछे छूटने लगा था। ऐसे में हम आगे बढ़ते हैं और इसी समय कोठारी समिति आती है शिक्षा के लिए। कोठारी समिति ने पहली बार त्रिभाषा फार्मूला TLF, जिसे हम कह सकते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया और इस 3 लैंग्वेज फार्मूला में कहा गया भाई एक मातृभाषा में पढ़ाइए, एक अंग्रेजी है और एक हिंदी। यहीं से त्रिभाषा सूत्र में हिंदी आती है और यहां से फिर विरोध प्रदर्शन तमिलनाडु में शुरू हो जाता है और इसकी वास्तविकता यह थी कि तमिलनाडु ने त्रिभाषा नीति को अपनाया ही नहीं और वो द्विभाषा नीति पर रहे और इस द्विभाषा की नीति के तहत वहां तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी। और इसी समय विरोध प्रदर्शन हिंदी साम्राज्यवाद की बात को लेकर, उत्तर भारत की राजनीतिक प्रभुता को लेकर, इन सबको इस तरह से आंदोलन का पक्ष दिया गया, रुख दिया गया कि अंततः 1968 के चुनावों में वह डीएमके सत्ता में आ जाती है और आपको आश्चर्य होगा उसके बाद से कांग्रेस
कभी तमिलनाडु की सत्ता में आई ही नहीं। बीजेपी तो अभी प्रयास कर रही है, वो तो अभी आप जानते हैं अभी खाता खोलने की स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस यहीं से बाहर हो गई और डीएमके वहां की सत्ता में आ गई। तो एक फार्मूले ने सत्ता दिला दी एक राज्य की। तो कोठारी समिति, और जब मैं 1968 की बात क्यों कर रहा हूं, हमें तो 2025 तक आना है। इसके बाद फिर से जैसे कहते हैं कि जिन्न निकलता है, 1968 के बाद 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आती है, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी जी बहुत सारी बातों को लेकर, और आप सबको पता होगा, एक कॉन्सेप्ट लाए, नवोदय शिक्षण संस्थान, नवोदय कॉलेज लाए। बहुत बढ़िया मुहिम थी। दूर दराज के गरीब मेधावी बालकों को आवास में लाकर शिक्षा दी जानी थी। और यहां भी त्रिभाषा का आ गया लेकिन सूत्र, और जब तीन भाषा का सूत्र आया तो जैसे ही चाहे जैसा भी पॉजिटिव हो, लेकिन पहले से ही तमिलनाडु में तो इसका विरोध होना ही था। फिर से 1986 में त्रिभाषाई सूत्र का और त्रिभाषाई इस फार्मूले का विरोध होने लगा। तमिलनाडु में द्विभाषा चलती रही। फिर एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 साल बाद 2020 में फिर आई। 2020 में जैसा मैंने कहा, इसमें भी टीएलएफ 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया गया, लेकिन यहां बड़ा साफ कहा गया हिंदी की अनिवार्यता नहीं है। मातृभाषा में, इंग्लिश में, और राज्य, क्षेत्र और छात्र अपनी पसंद के अनुसार तीसरी भाषा चुने। लेकिन व्यवहारिक रूप को देखते हुए, स्टालिन ने, और राजनीति को देखते हुए, केंद्र संघ की बातों को देखते हुए उन्होंने इस बार फिर मुद्दा बनाया और इसमें संघवाद फंड का भी मुद्दा ला दिया गया। अब एक बात देखते हैं कि क्या वास्तव में दक्षिण भारत में क्या हिंदी थोपी जानी चाहिए या हिंदी थोपी गई। सबसे पहले तो हमें यह बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, भाषा अगर आपको आती है, पहले के लोग जितने विद्वान हैं, देखिए बहुभाषा विद हमेशा एक श्रेष्ठ जानकारी, एक आप कहिए कि व्यक्तित्व को बेहतर आयाम तो देती ही है। लेकिन एक पक्ष जरूर आता है कि आखिर क्या केवल हिंदी का विरोध करना वहां की राजनीतिक अस्मिता के लिए जरूरी है, डीएमके की पहचान है, या इसके पीछे कुछ और भी है। यहां पर हमें एक चीज और देखना चाहिए कि क्या कहीं पाखंड भी है। तो हमें स्वीकारना होगा कि उत्तर भारत में पाखंड तो रहा, हिंदी क्षेत्र में पाखंड तो रहा। एक तरफ हम तमिलनाडु में कहते हैं कि हिंदी सीखे, लेकिन वास्तव में क्या किसी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, जहां इन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, क्या हम आप में से सही तरीके से बताएं, हम क्या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कुछ जानते हैं क्या? अगर हम दक्षिण भारत में जाएं, वो हिंदी कुछ ना कुछ बोल लेते हैं, लेकिन क्या हम एक दो शब्द, एक दो वाक्य या कुछ बेहतर संवाद वाक्यों में क्या दक्षिण भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं? तो नहीं। तो एक पाखंड तो हमारा जरूर है और इसे हमें स्वीकारना चाहिए, कमजोरियां जाननी चाहिए कि अगर हिंदी दक्षिण भारत पढ़ रहा है तो उस एजुकेशन पॉलिसी को अगर लाना था, टीएलएफ को लाना था, तो हमारे यहां भी उत्तर भारत में भी इन दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान तो है, लेकिन सीखने की ललक होनी चाहिए थी, सिखाया जाना चाहिए था। उससे कहीं ना कहीं हम दूर रहे। दूसरा, इस मुद्दे को स्टालिन ने इस बार बड़ी हवा दी। हिंदी को कमजोर करने के लिए उन्होंने कल भाषण में यह कहा कि हिंदी का साम्राज्यवाद, और इस हिंदी के साम्राज्यवाद ने कहते हुए उन्होंने कहा कि वो कई बोलियों भाषाओं को खा गई। उन्होंने कहा गढ़वाली, भोजपुरी, राजस्थानी, ऐसी आप कहें मगही, बहुत सारी छत्तीसगढ़ी, ऐसी बहुत सारी बोलियां हैं जिसको हिंदी ने खा लिया। लेकिन यह आरोप, इसको एकदम नकार देना चाहिए। यह वास्तव में केवल क्षुद्र राजनीति का एक चेहरा है। वास्तव में हिंदी ने साम्राज्यवाद नहीं बल्कि आत्मसातीकरण को बनाया। अरे हिंदी बने ही इन बोलियों से है। हिंदी इन सबको साथ लेकर चलती है। अगर हम उसमें जो उसके छंद हैं, जो उसकी अभिव्यंजना है, जो उसमें सूत्र हैं, जो उसका एक तरह से प्रतिकार है, इन सभी बातों को अगर हम देखें तो ऑब्वियसली इन सबको साथ लेकर तो ही हिंदी बनी है। इसलिए यह विरोध ना होते हुए भी हमारे क्षेत्रों में जानबूझकर एक हवा दी गई है कि राजनीति को दूसरा रूप दिया जाए। अब एक बात और, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि
क्या 21वीं सदी में, जब आप देखिए ऐसे ऐसे एआई टूल्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ईयरबड्स हैं कि मैं कहूं कि मैं फारसी में बोलूंगा, लैटिन में बोलूंगा, मतलब बड़ी क्लासिकल लैंग्वेज, और आपको अनुवाद हिंदी में सुनाई देगा, तमिल में सुनाई देगा, इंग्लिश में सुनाई देगा। एआई ऐसे टूल्स है जो बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि हम 21वीं सदी में 20वीं सदी की लड़ाई लड़ रहे हैं? कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि कहीं हम अन्यथा के मुद्दों पर तो नहीं जा रहे हैं, हमें साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की ओर जाना है। उधर ट्रंप टैरिफ लगा के रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। चाइना आपको हर जगह पछाड़ना चाहता है। 2047 में हम विकसित देश बनना चाहते हैं, और इस तरह की लड़ाई कहीं ना कहीं हमें पीछे की ओर धकेलती है। तो पहली चीज, इसमें कोई शक नहीं है कि वैज्ञानिकता, इसमें कोई शक नहीं है कि अनुसंधान की तरफ बढ़ता हुआ राष्ट्र ही आगे बढ़ता है। नहीं तो एक समय का विश्व गुरु क्यों पिछड़ गया, इसके लिए यह बहुत बड़ा आधार है, सबको सोचना चाहिए। लेकिन क्या हिंदी बढ़ाने से और इंग्लिश की वकालत करने, डॉक्टर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, ऐसे सभी नायकों ने कहा यार चलो इसमें हिंदी हिंदी आ रही है, इंग्लिश को लेकिन मौन क्यों? लोहिया और विनोबा भावे जैसे हमारे विद्वानों का साफ कहना था, पहले इंग्लिश की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। हम नहीं कहते तमिल पढ़िए ना, तमिल, तेलुगु पढ़िए, कन्नड़ पढ़िए और हिंदी पढ़िए, अन्य मातृभाषाओं में पढ़िए, गुजराती, उड़िया, सब में। अब तो हमने क्लासिकल लैंग्वेज के तहत, शास्त्रीय भाषा के तहत सम्मान देते हुए आप देखिए इन सभी भाषाओं को सम्मानित किया गया है। हिंदी नहीं है उसमें। लेकिन अगर तमिल और हिंदी, अब एक आता है कि इंग्लिश हटाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन के एज में, साइंस के इस एज में, बाजार के इस एज में फिर हम पिछड़ जाएंगे। तो फिर एक बात और है, चाइना, जापान, ताइवान, ऐसे बहुत सारे देश है। ताइवान एक छोटा ही देश है, लेकिन जिस तरह वो सेमीकंडक्टर के बल पे आगे बढ़ रहा है, वहां इंग्लिश को उतना वरीयता तो नहीं दी जाती। तो कहने का मतलब है बहुत सारे, रसिया, ऐसे बहुत सारे देशों का मॉडल है जो बिना अंग्रेजी को अपनाए, अनिवार्य रूप से अपनाए, वो बेहतर विकास कर सकता है। तो अंग्रेजी आज की भाषा जरूर है, आधुनिक भाषा के रूप में स्वीकार्यता जरूर है, बाजार की भाषा है, लेकिन इसके बिना विकास नहीं होगा, ये नहीं माना जा सकता। एक और बात है, क्या हम मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अगर तमिल में, हिंदी में देंगे तो क्या वास्तव में उन्हें रोजगार मिल पाएगा? पढ़ाई तो हो जाएगी, लेकिन क्या वो कंपेटिबिलिटी होगी? तो सबसे पहले हमें यह जानना है, अंग्रेजी या किसी भी विदेशी भाषा से हमें घृणा नहीं करनी है, हमें पढ़ना है, लेकिन उस अनिवार्यता के पक्ष को, जिस तरह की लड़ाई, चूंकि यह अंग्रेजी एक रूप में तो बड़ी साफ है कि हमें मेंटल रूप से आज भी कॉलोनियल मेंटेलिटी, हमें औपनिवेशिक मानसिकता का गुलाम बनाए रखती है, और हम उस पर एक तरह से गर्व करते हैं और उसे बचाने का प्रयास करने लगते हैं। इस देश में इंग्लिश की सबसे खासियत यह है कि वो भाषा नहीं रही, वो स्टेटस बन गई। आज अगर हम, और जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं, तो अगर एक सर्वे को देखें तो आपको आश्चर्य होगा कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं। आज जो एक तरह से अभिजात्य, कुलीन और एक तरह से आम आदमी, हाशिए का वर्ग का गैप है, अमीरी गरीबी का गैप है, अगर रूरल और अर्बन के बीच डेवलपमेंट का गैप है, हैसियत का, धन का गैप है, तो कहीं आपको यह नहीं लगता कि इसके पीछे अंग्रेजी है? जिन लोगों ने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया वो संभ्रांत बन गए, वो धनी बन गए, वो मॉडर्न बन गए। एक तरह से यहां डिवाइड दिखता है इंडिया का, सीधा सीधा एक इंडिया दिखता है, एक भारत दिखता है। तो इंडिया बनाम भारत में ये अंग्रेजी तो आ गई, और हमें जब सबका विकास करना है, हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं। अरे भाई, समावेशी विकास होगा कैसे? आप शहर में, यूपी में इंग्लिश जानते हैं, आप तमिलनाडु में भी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, आप शहर की बात कर रहे हैं। आप जरा गांवों में जाइए, गांव की वो जनसंख्या जो मूलभूत आवश्यकताओं तक नहीं पहुंच पाई है, एजुकेशन की हालत यह है, वो क्या अंग्रेजी बोलेगी? और जब वो नहीं बोलेगी तो क्या ये सबका भारत नहीं? अंग्रेजी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहां तक, किस जगह तक पहुंची है? कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं अगर इस भाषा में और इतने आंकड़ों को आधार बनाया जाए? क्योंकि केवल भावनात्मक रूप से ही हमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। आंकड़े होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, प्रमाण होने चाहिए। और इस बात को देखें,
तो हिंदी को अपनी प्रमुख भाषा और द्वितीय भाषा मानने में लगभग 56% जनसंख्या, 56% जनसंख्या हिंदी बोलती है इस देश में, हिंदी जानती है इस देश में। लेकिन अगर हम इंग्लिश को देखें तो वो कहां तक पहुंचेगी? 20%। और इन हालातों में समावेशी विकास के लिए जरूरी है कि मातृभाषा, वो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, हिंदी है, इन सबको जरूर से जरूर देखा जाना चाहिए। इंग्लिश हमें एक काबिलियत की, एक स्किल की भाषा के रूप में जरूर जाननी चाहिए। और केवल इंग्लिश ही क्यों, फ्रेंच, जर्मन जैसी भाषाओं को भी सीखने की ललक हमारे देश में होनी चाहिए। तो एक विवाद जहां पे हमें दिखता है हिंदी बनाम तमिल, उसमें अंग्रेजी के लिए मौन हो जाते हैं, लेकिन इसमें अंग्रेजी को भी लाना है। और इस अंग्रेजी की अनिवार्यता की हम क्यों नहीं अपनी मूल भाषाओं में, हम अपनी मातृभाषाओं में आधिकारिक जो कार्यवाही है उसको लेकर चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अंग्रेजी का विरोध नहीं हो सकता ग्लोबलाइजेशन के एज में, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, अगर यही हम कहते रहे नहीं अरे हम पिछड़ जाएंगे, अरे भाई आप अपनी मातृभाषा में, हिंदी में वैसी वैज्ञानिकता लाइए ना। हम अनुसंधान को अपनी भाषा में क्यों नहीं ले जा सकते? अब न्यू एज है, कहने के लिए हम डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहे हैं, जनांकिकी लाभांश, आज का जो यूथ आ रहा है, अब तो जनरेशन अल्फा बीटा की बात हो रही। और जब ऐसी बातें आ रही तो इस पीढ़ी को, ठीक है हमारी पीढ़ी, उससे पहले की पीढ़ी इस चीजों को नहीं ले रहा भाई, क्योंकि इतने ज्यादा हमारे पास मॉडर्न साइंटिफिक टूल नहीं थे। अब अगर आए हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि रोज रोज सोचिए, मैंने आपको 1937 से बताया विवाद बना हुआ 100 साल होने वाले हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो हम बड़ा एक तरह से अपने भारतीय होने पे गर्व करते हैं, विविधता में एकता की बात करते हैं, इन छोटे छोटे मुद्दे पर अगर उलझे रहेंगे तो समग्र भारत, अखंड भारत या एक तरह से विकसित भारत की जो हमारी यात्रा है, जो हमारा लक्ष्य है, ऑब्वियसली वो पिछड़ जाएगा। एक प्रथम नाम का एनजीओ है, वो एनुअल स्टेटस ऑन एजुकेशन रिपोर्ट असर प्रस्तुत करता है। उसकी एक रिपोर्ट ये कहती है, बड़ा दुखद होगा, स्टालिन जी को ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जब वो ये कहता है कि तमिलनाडु में तीसरी स्तर की कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, वो अपनी भाषा में दूसरी कक्षा का जो पाठ्यक्रम है या जो किताब है, उसमें केवल 12% लड़के ही पढ़ सकते हैं, ओनली 12%। तो ऐसा नहीं है तमिल में जो पढ़ रहा है वो बहुत एक तरह से मेधावी छात्र है, उसकी वैज्ञानिकता अधिक है, और हिंदी वाला ही केवल पिछड़ा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा, आंकड़ा बिहार और उत्तर प्रदेश में 26% से ज्यादा है। तो बिहार उत्तर प्रदेश की पढ़ने को लेकर मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर भाषाई आधार पर जो दुराव है, जो एक पाखंड है, पहले इसको हटाना चाहिए। और ऐसे हालात में हिंदी, आपको याद रखना चाहिए, अगर हम हिंदी मानते हैं कि अगर सब जगह पे स्वीकारी जाए और इस तरह की राजनीतिक छिद्रता ना दिखाई जाए, क्या वास्तव में लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं? मेरे बहुत सारे मित्र तमिल हैं, काशी तमिल संगमम में जब जाने का मौका मिला, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी बोलते हैं। इस सरकार ने सेंगोल का प्रतीकात्मक महत्व स्थापित किया, काशी तमिल संगमम स्थापित किया, लेकिन ऑब्वियसली एक प्रतीक है, व्यवहार में इसका लाभ कैसे लिया जाए? तो उसके बीच जो घृणा का भाव है, हिंदी का नाम लेते ही विरोध की जो भावना है, इसका जो राजनीतिकरण है, पहले तो उसको हटाना होगा। आप खुद देखिए, अगर ग्लोबल डिप्रेशन के समय, अगर रशिया यूक्रेन वार के समय, इजराइल हमास या रेड सी पर प्रहार के समय, ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ की बात के समय भी इकोनॉमिस्ट बैठते हैं तो कहते हैं भारत पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वो कहते हैं क्योंकि भारत जो है निर्यात आयात आधारित उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है जितनी डोमेस्टिक मार्केट पर डिपेंडेंट है। हमारे खुद का जो बाजार है आंतरिक, वो इतना सशक्त है, और अगर इतना सशक्त है तो हिंदी में अगर हम करें तो क्या ये बाजार से नहीं जुड़ती? अगर एक संपर्क सूत्र के रूप में अगर हम हिंदी को बढ़ावा दें, हम 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाने से नहीं होगा, अगर हम संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा दें तो देखिए पैन इंडिया, चूंकि देखिए यहां मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, और किसी भी भाषा को ले आइए जो भारत की मूल भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, उड़िया, कोई भाषा, लेकिन क्या इतना परसेंटेज है? क्या उसमें उतना डेवलपमेंट हुआ है? क्या इतने बड़े क्षेत्र या फिर जनसंख्या के आधार पर इसको बोला जाता है क्या? अगर एक किसी भाषा में क्षमता दिखती है और जिसमें हमारा पूरा राष्ट्रीय संघर्ष लड़ा गया,
हिंदी हिंदुस्तान की बात की गई। वैसे में अगर हिंदी की स्वीकार्यता को हम अपनाते हैं और हिंदी को लेकर चलते हैं, तो एक आने वाला, अगर हम 2025 में देखेंगे, हो सकता है यह लगे कि बड़ा ही बैकवर्ड स्टेप है। लेकिन हम क्यों नहीं सोचते कि जब ये 20 साल 30 साल तक अगर हिंदी को सारी जगह पर एडॉप्टेबिलिटी बढ़े, तो पहले तो जो हमारी विविधता में एकता है उसको और बढ़ावा देगा। दूसरा, ये जो प्रोपेगेशन, ये जो छोटी छोटी बातों पे क्षेत्रीय राजनीति उभर आती है, जो वैमनस्य पैदा करती है, वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कितने इस तरह के विरोध और हिंसक आंदोलन, कितने बेचारे मासूम लोगों की जान गई होगी, कितनी हमारी सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति की क्षति होगी, वो रुकेगा? फिर जब सब बोलेंगे हिंदी के विकास को बढ़ावा मिलेगा, हमारे अंदर एक भाव पैदा होगा कि क्यों ना इसे 21वीं 22वीं सदी की भाषा बनाकर और आगे बढ़ाया जाए, और बेहतर अनुसंधान होंगे, व्याकरण आगे बढ़े, बड़े सारे नए कवि आए। हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। आप देखिए, हर साल ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज डिक्शनरी में नए शब्द जुड़ते हैं, हटते नहीं है। क्यों नहीं हिंदी को ऐसा बनाया जाए? और मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर हिंदी, मैं उत्तर भारत क्षेत्र से हूं, तो हिंदी की वकालत कर रहा हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि क्या अंग्रेजी के अलावा अगर भारत में किसी भाषा में क्षमता है तो वो कौन सी है? और फिर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब, जिन्होंने संविधान बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपनी बुद्धिमत्ता को, और इतने बड़े बड़े विद्वान जो उस समय संविधान सभा में थे, उन्होंने सारे जब डायमेंशन देखे तो शुरुआत में जरूर कहा कि एक राजभाषा के रूप में और आधिकारिक भाषा के रूप में केवल हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए। एक राष्ट्रभाषा की बात आई, लेकिन राष्ट्रभाषा बन ही नहीं पाई इस देश की। ऐसे में क्षमता किसमें है? तो हिंदी। अब ये कहें कि राष्ट्रभाषा क्यों होनी चाहिए, एक ही भाषा क्यों होनी चाहिए? अंग्रेजी है। अंग्रेजी आपकी अपनी भाषा नहीं है। दूसरा, अगर यहां की भाषा है और अगर किसी में क्षमता है तो वो हिंदी में है। इसलिए इस चीज को केवल राजनीतिकरण और केवल विरोध के लिए विरोध के रूप में ना देखे जाए, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या हमारी अन्य भाषाओं के लिए केवल हिंदी नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस हिंदी प्रदेशों में दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान है कि नहीं? वो सम्मान होना चाहिए, वो लैंग्वेज सीखी जानी चाहिए। हमें कुछ कविताएं याद होनी चाहिए, हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए दूसरी लैंग्वेज में। इस तरह से वो विविधता में एकता आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ हिंदी को अगर हम अपनाते हैं तो इसे कंप्यूटर से जोड़ना, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ना, इसमें नए नए शब्दों को जोड़ना, ये दोनों टू वे सिस्टम होना चाहिए। वन वे नहीं कि एक बार आ गया और वहीं शांत हो गया, जो बहुत दिनों से रुका हुआ है। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़े और भारत का जो एक तरह से आप देखिए, चाहे आप सोशल इकोनॉमिक स्टेटा देखें, उसमें अगर हम हिंदी को लेकर चलते हैं तो ऑब्वियसली जो बाजार की भाषा है, जो व्यवहार की भाषा है, जो भावना की भाषा है, जो राष्ट्र की भाषा है, इन सबको लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे और इसके विकास पर इस तरह से काम करेंगे तो निश्चित ही वो न केवल तमिलनाडु या हिंदी भाषी क्षेत्रों के बीच विवाद को कम करेगा, बल्कि राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान को और मजबूत करेगा और हम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। तो मुझे यह लगता है कि आज जो ये डिबेट है, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदी के पाखंड को, हिंदी के साम्राज्यवाद को उत्तर प्रदेश के, उत्तर भारत के हम रादर कहें कि जो पाखंड है उसको भी स्वीकारते हुए यहां जब तक हम दक्षिण भारतीय भाषाओं को सीखने की बात नहीं करेंगे, उतना सम्मान संभवतः दक्षिण भारत में फिर नहीं जाएगा हिंदी को लेकर। पहले इसको लेकर आगे बढ़े। अंग्रेजी को जिस लेवल पर स्वीकारा गया है उसको देखते हुए हम अपनी किसी एक लैंग्वेज को लेकर अगर आगे बढ़े तो यह बेहतर होगा, और उसके रूप में हिंदी ही बेहतर दिखती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, वैश्वीकरण, विज्ञान, बाजार, इन सभी चीजों से जुड़कर ही आगे बढ़ना चाहिए। और किसी विदेशी भाषा जिससे भारत का विकास होता है, जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, उससे किसी से घृणा नहीं करनी है। हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, फ्रेंच भी आनी चाहिए, स्पेनिश भी आनी चाहिए, जर्मन भी आनी चाहिए। जितना हम सीख सकें, इससे रुकाव कहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन जब गांवों में पहुंचना है, जब हम उस डिवाइड को रोकना चाहते हैं, रिच पुअर डिवाइड को कम करना चाहते हैं, ऐसे में मातृभाषा को रूप में अगर हम एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे
तो ये बेहतर होगा। और एनईपी में अगर कोई हिंदी थोपी नहीं गई है तो इस बात को लेकर विरोध नहीं होना चाहिए। एक पक्ष और आता है कि हम विज्ञान क्यों ना पढ़ें, हम जो ये भाषा है हम 3 भाषा पढ़कर करेंगे क्या? भाई अंग्रेजी पढ़ ली और मूल भाषा पढ़ ही रहे, मातृभाषा पढ़ ही रहे, फिर हम एक तीसरी भाषा मान लीजिए कन्नड़ ही क्यों पढ़े? ये भी आ सकता है, हम विज्ञान और मैथ में वो इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें? तो ये बातें इसलिए मैंने कहा कि अंग्रेजी को एक स्किल भाषा के रूप में, और बाकी अगर इस 2 भाषा को लेकर चलते हैं तो इससे होगा क्या, भारत एक तरह से जुड़ सकेगा। केवल अगर हम पूरे क्षेत्र में एक दूसरे की, जो हम एक तरह से कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस, उसको बढ़ावा मिल सकेगा। तो आप उस चीज को, वैज्ञानिकता को भी आगे बढ़ाते रहिए, नए विकास को भी जरूर टच कीजिए, लेकिन भाषा सीखना हमेशा से एक बड़ा बेहतर आयाम माना जाता रहा है। और यहां पर मैं यही कहूंगा कि द्विभाषा फार्मूले से, जहां पे अगर अंग्रेजी को हटा दिया जाए, अंग्रेजी तो लेते हुए जो 3 भाषा फार्मूला है, इसको लेकर विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए।